चलो भाई, अब एनोलॉजी चैप्टर सीखने के बाद नेक्स्ट चैप्टर की टर्न आती है हमारी क्लासिफिकेशन की। हिंदी में बात करें तो वर्गीकरण। होता क्या है, मैं अगर आपको एक सिंपल वे में बताऊं कि आपको कुछ एक टर्म्स दी जाएंगी, वो टर्म्स किसी भी फॉर्मेट में हो सकती हैं। नंबर्स की फॉर्मेट में, लेटर्स की फॉर्मेट में, कुछ वर्ड्स की फॉर्मेट में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं। उन सारी की सारी चीज़ों में से ज़्यादातर चीज़ों को हमने क्या करना है, एक चीज में क्लासिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं, 4-5 पैरामीटर्स ही ले लेता हूं। मैं बात करता हूं लॉयंस शेर की, एलिफेंट, ईगल, रैट एंड फॉक्स। मैंने ये 5 पैरामीटर दिए। कौन कौन से? लॉयन, शेर, एलिफेंट हाथी, ईगल मतलब के बाज, उसके बाद क्या बोला था, रैट चूहा, और 5वां क्या मैंने बोला था, फॉक्स मतलब कि लोमड़ी। अगर मैं इन 5 को ही अभी के लिए रियलाइज करूं तो क्या ये 5 के 5 सिर्फ एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? अगर मैं बात करता हूं लॉयन, अब लॉयन कौन है? एक एनिमल है। एलिफेंट हाथी भी क्या है? एक एनिमल है। फोक्स, फोक्स भी क्या है? एक एनिमल ही है, लोमड़ी। रैट वो भी क्या है? चूहा, एक एनिमल है। ईगल, क्या ईगल एक एनिमल है? नहीं, वो किस कैटेगरी में आता है? बर्ड्स की कैटेगरी में। मतलब कि इन 5 चीजों में से, या जितने भी आपको मैंने 5 वर्ड्स या स्पीशीज के नाम बताए हैं, उनमें से 4 तो ऐसे हैं जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनमें से एक कैटेगरी, दैट इज ईगल्स की, बाज की, एक ऐसी थी जो एनिमल की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, तो वो अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? बर्ड्स की कैटेगरी से। तो हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। कौन किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, कौन किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, वर्गीकृत कर दिया। बस यही सेम चीजें आपको इस चैप्टर में ही देखने को मिलेंगी। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनोलॉजी चैप्टर की तरह। एसएससी, रेलवे, स्टेट के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। मतलब इस चैप्टर की मैं कह सकता हूं वेटेज जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन की तो पक्का रहेगी ही रहेगी। बैंकिंग और इंश्योरेंस में ये डायरेक्टली नहीं आता, इनडायरेक्टली आता है। उसमें मैं आपको चलते चलते जब चैप्टर में बारी आएगी तो मैं हल्का सा क्लू भी दे दूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके पूछा जाता है। आता है बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में, बट आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा जो आप यहां पर देखने जा रहे हैं चीजें, वो कुछ डिफरेंट वे में जाता है। सिटिंग पजल के केस में पूछा जाता है, वो अलग चीजें होती हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से कैटेगरीज हैं? जैसे कि एनोलॉजी में थी 4 तरह के हमने क्वेश्चंस देखे हैं। समरूपता जो थी, सादृश्यता, नंबर्स के ऊपर बेस्ड, लेटर्स के ऊपर बेस्ड, वर्ड्स के ऊपर बेस्ड, एंड ग्रुप एनोलॉजी। ठीक है, अब यहां पर भी आपको अलग अलग कैटेगरीज गिवन होंगी पूरे चैप्टर में क्लासिफिकेशन की। संख्या के ऊपर आधारित वर्गीकरण, नंबर क्लासिफिकेशन, अक्षरों के ऊपर आधारित लेटर क्लासिफिकेशन, और शब्दों के ऊपर आधारित दैट इज वर्ड क्लासिफिकेशन। मतलब जो चीजें या जो लॉजिक्स आप एनोलॉजी में सीख के आए हैं, कहीं ना कहीं लॉजिक्स यहां पर भी इंप्लीमेंट होंगे, कहीं ना कहीं क्या, ज्यादातर। बट क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट होगा। तो वो क्या तरीका होता है वो मैं क्वेश्चन का रेफरेंस लेके ही आपको बता पाऊंगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला यहां पर टाइप है वो आपका वर्ड क्लासिफिकेशन रहेगा, क्योंकि वही ड्रॉबैक जो हमने एनोलॉजी में सीखे थे कि कुछ एक लूप होल्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में या तो क्वेश्चन आता ना हो, अगर आप अटेम्प्ट कराएंगे तो वो प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत भी हो सकता है। ओके, तो वही ड्रॉबैक्स हम क्लासिफिकेशन में भी देखेंगे। रादर इसमें एनोलॉजी के कंपैरिजन में ड्रॉबैक्स और भी ज्यादा हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग भी कह सकते हो, वो धीरे धीरे आपको बातों का पता चलेगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी टाइप नंबर 1 दैट इज नंबर क्लासिफिकेशन से। अब देखिए, अगर मैं इसे कोरिलेट करूं एनोलॉजी के साथ, समरूपता या सादृश्यता जो हमने पिछला चैप्टर सीखा है, उसमें क्या होता था कि आपको किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में या 2 एंटिटीज या पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन गिवन होता था। जैसे 2:10 दे दिया, सिमिलरली 4 इज रिलेटेड टू व्हाट। जिस तरह से 2 का संबंध 10 से है, उसी तरह 4 का संबंध किस संख्या से होगा। यही चीज आपको लेटर्स में भी थी, यही चीज आपको वर्ड्स के केस में भी थी। तो हम इनको समझते थे कि इनमें रिलेशन बन क्या रहा है। 2 और 10 में क्या रिलेशन है? 2 का 5 गुना क्या होता है? 10। इसी तरह 4 का 5 गुना क्या हो जाएगा 20। तो हमारा 20 जो है वो रिक्वायर्ड आंसर। मतलब हम सिमिलैरिटीज फॉलो करते थे, सेम चीजें,
जो गिवन पेयर में है नंबर्स के, वही सेम चीजें हम जिसके बारे में पूछा गया इंप्लीमेंट करते थे। बट यहां पर ऐसा नहीं है। लॉजिक्स जो हमने यहां पर अप्लाई किए हैं नंबर, लेटर और वर्ड्स के ऊपर, लॉजिक्स तो सेम लगेंगे। हाँ यार, एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, वोवल कॉन्सोनेंट का केस हो सकता है, सिनोनिम एंटोनिम्स यूज हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज देखी थी। तो लॉजिक्स वही रहेंगे, क्वेश्चन की जो सेंस है वो डिफरेंट रहेगी। अब इस चैप्टर में होता क्या है, अगर मैं नंबर से ही स्टार्ट करता हूं, नंबर क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, अगर मैं आपको यहां पर 4 नंबर्स प्रोवाइड करूं, ध्यान से देखिएगा, पैरेलली हम जो है यहां पर ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लूप होल्स हैं, एग्जाम में जाके किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमें। मैं आपके सामने 4 नंबर्स रखने जा रहा हूं, 2, 5, 7 और 9, ठीक है। तो मैंने ये नंबर्स रख दिए आपके सामने, 2, 5, 7 और 9। अब क्वेश्चन में गिवन क्या होगा कि आपको ना 4 ऑप्शंस में 4 अलग अलग नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। वो नंबर्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट का नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। वो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना प्रैक्टिस, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता रहेगा। तो हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियरिटी में समझ में आने वाली है। तो देखिए, अभी ये मैं सिंपल लेवल पे बात करता हूं कि आपको ना 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस के अंदर जो 4 विकल्प हैं उसमें एक एक संख्या बैठी हुई है। आपको बस ये देखना है कि इन 4 में से 3 संख्याएं ऐसी हैं जो एक ही रूल को फॉलो करती हैं या एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, या मैं कह सकता हूं एक ही क्लास से रिलेट करती हैं। इन 4 में से एक संख्या ऐसी है जो बाकी 3 के कंपैरिजन में टोटली डिफरेंट है। वही संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। या आपने सिंपल वे में बात करूं कि आपने काफी बार क्वेश्चन देखा होगा, फाइंड द ओड वन आउट, फाइंड द ओड वन आउट, मतलब के हिंदी में बात करें तो विषम को चुने। इसको चुने, विषम को चुने। मेरी राइटिंग गंदी है बड़ी, समझ लीजिए, विषम को चुने मतलब कि इन 4 में से जो भिन्न है, डिफरेंट है, उसको आपको टारगेट करना है। तो ओड वन आउट बात कर लें या क्लासिफिकेशन बात कर लें तो एक ही बात है चैप्टर की। कई कहते हैं जी कोई सिलेबस में क्लासिफिकेशन भी है, ओड वन आउट भी है, ये क्या क्या है चैप्टर्स, तो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, डाउट मत क्रिएट करना। ओके, तो चलिए इन 4 में से डिफरेंट कौन सा है। तो वही बात आती है, अगर आप नंबर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं संख्या के ऊपर आधारित, तो मैंने क्या कहा था एनोलॉजी में भी, जब भी आपको नंबर से रिलेटेड कोई भी चीज अवेलेबल हो, चाहे सीरीज है, एनोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है, मिसिंग नंबर है, व्हाटएवर, आपको नंबर्स के बारे में बेसिक चीजों का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक चीजें कौन सी होती हैं? इवन ऑड नंबर, सम और विषम संख्याएं। उसके बाद क्या आ जाते हैं? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों। फिर आ जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स जो नहीं है, अभाज्य संख्याएं जो नहीं है, वो सारी की सारी क्या है? कॉम्पोजिट नंबर, मतलब के भाज्य संख्याएं, या सिंपली बोलूं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। फिर उसके बाद हमारा कंसर्न आता है किसका? परफेक्ट स्क्वेयर्स को लेके, संपूर्ण वर्ग, परफेक्ट क्यूब, संपूर्ण घन। उसके बाद स्क्वेयर रूट, वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट, डिजिटल सम, सम ऑफ द डिजिट्स, अंकों का योग। ये सारी चीजें जो भी हैं हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं एनोलॉजी में जाके, नंबर एनोलॉजी जब हमने सीखा था। तो वही सेम बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी आनी चाहिए। अगर मैं चारों को आराम से इस तरह से ही देखूं, बस यही आपके सामने क्वेश्चन है, इसी में ही मैंने बोल दिया फाइंड आउट द ओड वन आउट, विषम को चुने। तो आपके सामने क्या दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं 2, 5, 7 और 9 को अगर आपस में कंपेयर करूं तो मेरे पास यहां पर विषम कौन सा निकल के आता है? ऑप्शन डी ऑप्शन, दैट इज नंबर 9 जो है यहां पर ये विषम संख्या है। विषम इन द सेंस भिन्न है, टोटली डिफरेंट है। तो 9 मेरा ओड वन आउट हुआ। लॉजिक क्या लगेगा? क्या रीजन है? क्योंकि यहां पर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एक नॉर्मल नेचुरल नंबर्स हैं, बट 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, संपूर्ण वर्ग है, यही बोलेंगे। अब आपने तो आंसर मार्क कर दिया, बट इस क्वेश्चन का या नंबर क्लासिफिकेशन में सेम ड्रॉबैक है जो आप एनोलॉजी में करके आए हैं। अब नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जो लॉजिक सोचा है, लॉजिक वही आपका जो है वो सेट रहेगा या सही रहेगा। अब एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली तो कुछ भी हो सकता है। मतलब एक तो लॉजिक ये हो गया कि 9 जो है एक संपूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, चलो मान लेते हैं बात।
मैं ये भी तो लॉजिक लगा सकता था कि यहां पर जो नंबर 2 है ए ऑप्शन में, वो एक इवन नंबर है, बाकी के सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। लॉजिक तो ये भी लग सकता है। अगर ये लॉजिक लग गया फिर तो आंसर वेरी कर गया, देखो अलग हो गया ना। अब क्या मार्क करेंगे, 2 मार्क करेंगे या 9 मार्क करेंगे? तो यही चीजें जो हैं आपको कहां देखने को मिलते हैं, जब आप पूरी की पूरी रीजनिंग सीखने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज पे जाते हैं। वहां पर अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पर अलग अलग क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे उनमें एक सिंगल क्वेश्चन में मल्टीपल लॉजिक्स लग सकते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वहीं से तो रेफरेंस लेते हुए आप एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी आपको प्रैक्टिस से रिलेटेड, कि आप देखेंगे एक ही सिंगल क्वेश्चन के ऊपर तो 2 लॉजिक लग गए, अब मुझे क्या आंसर मार्क करना है। बट इतना हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये चीजें वहां पर ही देखने को मिलेंगी। एग्जाम में ऐसा देखने को नहीं मिलता, बट एग्जाम का एक्सपीरियंस लेने के लिए तो हम प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान ये चीजें आपको फेस करने को मिल सकती हैं। बाकी रिलैक्स रहिए, ऐसा नहीं होगा कि एक ही सिंगल क्वेश्चन के ऊपर आपके मल्टीपल लॉजिक्स फॉलो होंगे। तो मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि आप प्रैक्टिस में ये डाउट ना क्रिएट करें कि अब क्या होगा जी। तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर करके चल रहा हूं आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे जो मैं आपके सामने रखूंगा, ओके, क्योंकि डाउट की क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब यहां पर देखो आंसर वेरी कर रहा है, अब कौन सा मार्क करेंगे, क्योंकि 2 लॉजिक्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। ये इवन नंबर है, बाकी के सारे इवन नंबर नहीं है, सम संख्याएं नहीं है, बाकी सारे विषम संख्याएं हैं। तो इन दैट केस अगर आपको एग्जाम में रियलाइज होना कि अलग अलग लॉजिक पे आंसर वेरी कर रहा है, तो क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। मोर ओवर यहां पर एक और लॉजिक भी लग सकता है कि अगर मैं ए, बी और सी ऑप्शन की बात करूं, इन तीनों ऑप्शन के अंदर ये तीनों नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इकलौता डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब कि भाज्य संख्या है। क्योंकि इसके देखो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 1 पे भी डिवाइड होगा, 3 पे भी, और 9 इटसेल्फ भी डिवाइड होगा। तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ पहला ड्रॉबैक डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन का, कि एक ही सिंगल क्वेश्चन के ऊपर अगर आपके मल्टीपल लॉजिक्स लगते हैं, एक से ज्यादा लॉजिक लगते हैं, तर्क लगते हैं, अगर एक से ज्यादा तर्क या लॉजिक लगाने के बाद आपका आंसर वेरी करे, तो आपको क्वेश्चन को स्किप करके आना है, अटेम्प्ट नहीं करना। हाँ, वो अलग बात है जहां पर आपको रियलाइज हो कि हाँ इस लॉजिक की वेटेज ज्यादा है, मतलब ये फील आती है, कई बार पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, मेहनत भी करके जा रहे हो, प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो आइडिया हो जाता है कि हाँ मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, इस लॉजिक पे लगाने पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसकी मानी जाती थी या प्रायोरिटी इसे दी जाती थी। रिस्क ले सकते हो, और मल्टीपल लॉजिक्स आने भी चाहिए लगाने, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ मैंने पहला ड्रॉबैक डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ पहला तो चीज़ क्लियर होगी, और क्वेश्चन का भी आइडिया हो चुका होगा कि आपको करना क्या है, विषम को चुनना है, भिन्न को चुनना है जो बाकियों से डिफरेंट हो। अब ये तो रही आपकी बात, अगर आप नॉर्मली कोई भी सोर्स फॉलो करते हो, सिंपल वे में दिख दिया जाता है। बैंकिंग की लैंग्वेज में अगर बात करें तो बैंकिंग की लैंग्वेज में आपको स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट दी जाती है। चलो पहले एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं। आपको इस तरह से स्टेटमेंट दी जाएगी कि 4 numbers have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the number that is different. कहता आपको 4 अंक दिए जाएंगे या 4 संख्याएं दी जाएंगी, जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप में एक जैसे होंगे। मैंने भी तो यही बोला था कि उनमें से 3 ऐसे हैं जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे या एक ही रूल को फॉलो करते होंगे, और एक भिन्न है, एक डिफरेंट होगा। उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है, जो डिफरेंट है सिर्फ उसी को चूज करें। तो ये आपको स्टेटमेंट दी जाती है एसएससी, रेलवे, स्टेट के एग्जाम्स में, अदर देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग और इंश्योरेंस में पता है क्या स्टेटमेंट दी जाती है, आपको ऐसा डिटेल में लिखा जाएगा, काफी लेंथी स्टेटमेंट होती है उसमें, कि 4 ऑफ द, क्योंकि उसमें 5 ऑप्शंस आते हैं ना, तो मैं स्टेटमेंट यही बता रहा हूं कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, फॉलोइंग 5 आर अलाइक in a certain way and so form a group। इस तरह से आपको स्टेटमेंट दी जाएगी कि 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group। कहता निम्न जो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 4 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप का हिस्सा है, मतलब वो किसी क्लास से बिलोंग करते हैं। Out of these 5 options, there is only a single option which does not belong to that group। ये आगे लिखा जाएगा
टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए बोल के ही बता रहा हूं कि उन 5 में से एक ऑप्शन ऐसा है या एक संख्या ऐसी है जो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है। फाइंड आउट दैट ऑप्शन। ये इतना लेंथी लिखा जाता है आपको जब भी बैंकिंग और इंश्योरेंस का एग्जाम होगा। अदरवाइज उसमें एक रट्टा लगाने वाली चीज होती है कि जब भी दिख जाए ना 4 ऑफ द फॉलोइंग, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्लासिफिकेशन की ही टाइप है, मतलब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम्स में जब भी आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करें फिर क्वेश्चन, धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे। तो वही चीजें हैं, बेसिक चीजों का आइडिया हमेशा लेके चलना। सबसे पहले तो नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन, क्या क्या बोला था मैंने, इवन और ऑड नंबर्स, सम और विषम संख्याएं। फिर मैंने बोला था प्राइम नंबर्स का आपको आइडिया होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हों, फैक्टर्स हों। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे के सारे क्या हैं, भाज्य संख्याएं, मतलब के कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इकलौता एक ऐसा प्राइम नंबर है जो एक इवन नंबर है। सम संख्या सिर्फ एक ही होती है ऐसा प्राइम नंबर, वो भी कौन सी है, 2। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे के सारी विषम संख्याएं होगी। चलिए, पहला कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा, 4। ठीक है, पहला इवन कॉम्पोजिट, सम संख्या में भाज्य संख्या भी सबसे पहले कौन सी होगी, 4। पहला ओड कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है, 9, क्योंकि 9 से पहले जितने भी ओड नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। 1 ना तो कॉम्पोजिट नंबर में आता है ना तो वो प्राइम नंबर में आता है। ठीक है, चलिए कॉम्पोजिट नंबर हो गए। फिर स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स, वर्ग और घन, स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल भी आ जाता है। फिर डिजिटल सम, मतलब ये फंक्शंस जो हैं आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर फॉलो करके देख सकते हो। बाकी अलग अलग लेवल के और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है, XYZ कोई भी लॉजिक लग सकता है। ये आपको पता चल चुका होगा जब आपने नंबर एनालॉजी किया होगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें होगी चैप्टर से रिलेटेड, प्रॉपर आइडिया मिल चुका होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अब आपके सामने वही 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये देखो 4 संख्याएं दी गई हैं, आपको भिन्न को चुनना है जो डिफरेंट है टोटली। क्लासिफिकेशन की हमेशा एक सेंस ध्यान में रख के चलिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि 4 में से जो भिन्न है उसको फाइंड आउट करो, मतलब एक तो डिफरेंट होगा ही होगा, बाकी 3 क्या होंगे, तो बाकी 3 जो हैं वो एक ही रूल को फॉलो करते होंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, बाकी 3 एक ही रूल की कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, चौथे वाला उस कैटेगरी का पार्ट नहीं होगा। ओके, चलिए तो इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं। 29, 22, 30 एंड 44। अब यहां पर इस क्वेश्चन में 2 लॉजिक्स लग रहे हैं डिफरेंट। तो मैंने क्या कहा था, अगर अलग अलग लॉजिक लगे, आंसर वेरी करे तो क्वेश्चन स्किप करना है। बट यहां पर देखिए पहला लॉजिक क्या लग रहा है, एक तो अगर मैं सभी को ही आपस में कंपेयर करूं, ये जो 29 है वो क्या है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, बाकी के सारे क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, या बाकी सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। देखो 44, 22 और 30। ये तो रहा पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये भी लग सकता है कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, इन चारों विकल्पों में से जो 29 है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी और आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अब देखो, चाहे मैं ये लॉजिक लगाऊं, चाहे मैं ये लॉजिक लगाऊं, मैंने मल्टीपल लॉजिक से अप्लाई किए, बट मल्टीपल लॉजिक से अप्लाई करने के बावजूद मेरा आंसर तो फिक्स ही है। तो आप आंखें बंद करके इस ऑप्शन को मार्क कर सकते हो। तो एग्जामिनर ने तो इसमें से कुछ भी सोचा होगा, अगर वो ऑड नंबर का केस सोच के चलेगा तो भी मेरा ए ऑप्शन आंसर होगा, अगर प्राइम नंबर का लॉजिक सोच के चलेगा तो भी मेरा यही आंसर होगा। मतलब कि अगर अलग अलग लॉजिक अप्लाई करने पे आंसर वेरी करे फिर तो आप रिस्क मत लीजिए, क्वेश्चन स्किप कर दो। अगर मल्टीपल लॉजिक्स लगाने के बावजूद आपका आंसर फिक्स रहे ना, फिर उस केस में आप उसे अटेम्प्ट करके आना, जरूर करके आना। ओके, चलिए ये अभी पहला ड्रॉबैक ही था, ओवरकम कैसे हो सकता है उसकी अप्रोच बताइए। बाकी और भी चीजें मैं क्लियर करूंगा, और क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं इस चैप्टर में जब भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने जाएंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए 36, 21, 72 और 40, हाँ जी, चारों में से डिफरेंट कौन सा है। अब आप कहेंगे जी चारों में से डिफरेंट जो है यहां पर क्या है, 36। क्यों 36 क्यों है, क्योंकि अगर मैं 6 के स्क्वायर की बात करूं 36 होता है, तो मतलब कि 36 जो है यहां पर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, संपूर्ण वर्ग है।
बाकी ऑप्शंस जो हैं वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, संपूर्ण वर्ग की कैटेगरी में नहीं आते। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, एग्जाम में अगर ऐसा लॉजिक लग रहा है ना तो ये बहुत ही इजी लॉजिक है, इस बेस के ऊपर आपको मार्क नहीं करना। मतलब अगर डिफरेंट लॉजिक लगे, आंसर वेरी करना है, उसमें से कौन सी चीज चूज करनी है, अगर इसका लेना भी पड़ जाए उसका ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको। तो पहला लॉजिक तो ये लग गया कि 36 जो है एक संपूर्ण वर्ग है, एक प्राइम परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी की संख्याएं प्राइम परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, बार बार प्राइम नंबर आ रहा है। देखो मोर ओवर एक और लॉजिक यहां पर क्या लग सकता है, अगर मैं ए बी और सी ऑप्शन की बात करूं, ये सारी की सारी संख्याएं 1 2 और 3, पहले 3 ऑप्शन में ये तीनों नंबर जो हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं। ये देखिए ध्यान से, ये 3 से डिवाइड होने वाले हैं। 36 भी 3 का मल्टीपल है, गुणाक है। 21 भी 3 का मल्टीपल है, 7 3 21, ये 12 3 36। 72 भी 3 का मल्टीपल है, 24 को 3 से गुणा करो 72। मतलब के ए बी और सी 36 21 और 72 तीनों 3 से डिवाइड तो होते हैं, बट ये जो 40 नंबर है ना ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारा डिफरेंट ऑप्शन कौन सा आया, डी ऑप्शन। अब देखो लॉजिक तो दोनों ही वैलिड थे और सेंस भी क्लियर हो रही है क्लासिफिकेशन की कि 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक डिफरेंट आ गया, यही आंसर हो गया। अगर मैं ये भी लॉजिक लगा के चलता कि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो भी क्लासिफिकेशन की सेंस को मैच कर रहा है। अब यहां पर दिक्कत आएगी एग्जाम में, करना भी चाहते हो आप, फ्री के 2 नंबर बन रहे हैं ना एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम दे रहे हैं तो, बट रिस्क अगर लेना चाहते हो ना तो ये वाला रिस्क ज्यादा लेना, क्योंकि इतने इजी नहीं आएंगे कि 36 आपको परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल है, डायरेक्टली देखने से ही पता चल रहा है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आसान चीजें नहीं आती हैं, आपको थोड़ा लेवल बढ़ा के ही सोचना है। हाँ वो अलग बात है कि आपको डिफरेंट लॉजिक नहीं रिकॉग्नाइज हो रहे, फिर तो वो भगवान भरोसे है, एग्जामिनर ही बताएगा कि आपने सही किया है या गलत, मतलब उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन निकाला है या नहीं निकाला। समझ में आ रही है ना बातें मेरी? ठीक है, तो बस इन चीजों को दिमाग में फिट कर लो जो जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं। तो यहां पर जो लॉजिक आपने परफेक्ट स्क्वायर का लॉजिक देखा, आपने क्या देखा, 3 का मल्टीपल नहीं है, एक ये लॉजिक देखा, तो जिस लॉजिक की वेटेज ज्यादा लगे आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलो बता दिया मैंने यहां पर। ओके, तो चलिए ये अभी पहला ड्रॉबैक ही था, धीरे धीरे आपको दूसरा ड्रॉबैक भी बता दूंगा चैप्टर का क्या है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 10 12 20 एंड 36, यहां पर भी वही सेम चीज लग सकती है। 36 परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी के सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वही है, इतना इजी नहीं सोच के चलना है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, अब आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी है इन नंबर्स के बीच में, कि मैंने कहा था बेसिक चीजों को हमेशा पैरेलली लेके चलना, साथ में हमेशा कंसीडर करके चलना है बेसिक चीजों को। तो वो चीजें आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगी, जैसे कि मैंने बोल दिया आपको सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल हो गए, सारे क्यूब्स अवेलेबल हो गए, सीरीज में भी सीखा था, एनालॉजी में भी सीखा था, सारे के सारे प्राइम नंबर दे दिए, बहुत कम चांसेस होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली वे में दिखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको नंबर गिवन कर दूं 26, एक गिवन कर दूं 37, एक गिवन कर दूं 50, ये क्या है, ये संपूर्ण वर्ग नहीं है, संपूर्ण वर्ग लेके उनमें एक जोड़ा गया, तो आपको स्क्वायर्स अवेलेबल तो होंगे, वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली होंगे। 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, यही होगा ना। अब यही चीज आपको क्यूब्स में भी देखने को मिल सकती है, प्राइम नंबर्स के कॉम्पोजिट नंबर के केस में भी देखने को मिल सकती है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इन संख्याओं में सारे के सारे ऑप्शंस में एक एक नंबर अगर बढ़ा दूं, सभी में एक एक नंबर बढ़ा दो, बढ़ा दिया, देखो ये क्या बन गया 11, ये क्या बन गया 13, ये क्या बन गया 37, और ये क्या बन गया हमारे पास 21। ओके, मैंने क्या किया, चारों ऑप्शंस में क्या किया, एक एक नंबर बढ़ा दिया, मतलब हर एक संख्या का फॉलोड बाय अगला नंबर ले लिया। तो ध्यान दीजिए, सी ऑप्शन के अलावा बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, जब मैं उनमें एक इंक्रीज करता हूं ना, एक का इंक्रीमेंट लगाता हूं, तो वो एक प्राइम नंबर है। 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने सोच लिया, आप तो कोई भी लॉजिक लगा रहे हो, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, हमारी भी मजबूरी है। बताओ, स्टूडेंट आते तो हैं कि हाँ जी ये कैसे हमें पता चलेगा, ये पता चलेगा प्रैक्टिस के साथ, आपको करके जाना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है तो बाकी को भी तो यही क्वेश्चन मिलेगा, ये तो नहीं है एग्जामिनर सिर्फ आपको ही ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, खुद तक निकाल रहा है। तो
मेजोरिटी में ही यही चीज आएगी। अगर इजी है क्वेश्चन तो सभी के लिए इजी है, टफ है तो या कॉम्प्लिकेटेड है तो सभी के लिए टफ और कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हट के सोचना होगा आपको बाकियों के कंपैरिजन में, इस चीज का ध्यान रखना है और कॉन्फिडेंस होकर ही आंसर मार्क करना है। ओके, तो देख लो धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता जा रहा है और भी बहुत से हर टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट लेक्चर में भी, एक्सरसाइज में भी। कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं होगा जो आपको मैच करता हुआ दिखाई दे, हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग अलग ही होगा। ओके, नेक्स्ट 126, 65, 82, 122। अब ये तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या रिकॉग्नाइज हो रहे हैं ये सारे के सारे, कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर, मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली नहीं गिवन होंगे। अगर मैं 82 की बात करूं तो ये क्या है, 9 का वर्ग प्लस 1, 81 और 1 82। ये क्या है, 8 का वर्ग प्लस 1, 64 और 1 कितना हो गया, 65। ये क्या है, 122, 11 का वर्ग प्लस 1 हो गया। बट ये क्या है, ये है 5 का घन प्लस 1। सारे ऑप्शंस 126 को छोड़ के बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी संख्याओं में क्या किया गया है, एक जोड़ा गया है। किसमें, संपूर्ण वर्ग में। परफेक्ट स्क्वायर में एक ऐड ऑन करके आ रहा है, तो हमारा डिफरेंट ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शन, क्योंकि यहां पर एक संख्या का घन लेके, क्यूब लेके उसमें एक जोड़ा गया। तो इसमें जो है बी, सी और डी ऑप्शन में सेम रूल फॉलो हुआ, इसमें डिफरेंट है, तो यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट 82, 55, 26 एंड 73। चलिए जी, अब देखते हैं इन सभी में ऑप्शन क्या है अलग अलग। अब देखो कुछ एक चीजें दिमाग में ये भी आती हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब्स, ये फंडे चल ही नहीं रहे हैं। अब बेसिक चीजों को पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा। सिंपल लॉजिक लगा के देखते हैं। हाँ जी, कोई परफेक्ट स्क्वायर है सारे के सारे? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, संपूर्ण वर्ग। ये 9 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, बाकी स्क्वायर प्लस 1 तो है ही नहीं कोई, किसी का संपूर्ण वर्ग लेके उसमें एक ऐड किया गया हो। 73 प्राइम नंबर है, बाकी के सारे प्राइम नंबर नहीं है। अब भाज्य संख्या आपको गिवन है 73। तो वही बात आती है ना, इतनी आसान चीज आपको सामने डायरेक्टली नहीं दिखाई देगी। कोशिश करो कुछ और सोचने की, कुछ और नहीं मिलता है लॉजिक, फिर आप इसे रिस्क ले सकते हो, इसे मार्क कर सकते हो, बट कुछ और सोचो। अब देखिए ध्यान से, प्राइम, स्क्वायर, क्यूब्स सब कुछ सोच लिया, फिर आ जाता है लास्ट में हमारे पास बेसिक चीज एक और, डिजिटल सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, अंकों का योग। अगर यहां पर 8 और 2 दोनों अंकों को जोड़ दें तो कितना आता है, 10। 7 और 3 कितना आया, 10। 5 और 5 कितना आया, 10। यहां पर 6 और 2 कितना आ गया, 8। तो मतलब कि 26 को छोड़ के बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, या डी ऑप्शन छोड़ के बाकी जितने भी विकल्प थे, उनमें गिवन जो भी संख्याएं हैं वहां पर दोनों अंकों का जोड़ क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसलिए डिफरेंट ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा, यहां पर डी ऑप्शन। अब तो क्लियरिटी हो रही होगी, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, मैं पहले वॉर्न कर रहा हूं, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया कि चैप्टर में करना क्या है, बाकी तो लॉजिक्स लगाने हैं। एनोलॉजी में सीख लिए लॉजिक्स लगाने, तो यहां पर भी सीख लोगे, क्योंकि एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, इनका अपना कुछ भी नहीं है, ये बाकी अदर चैप्टर से कोरिलेट करते हैं। बट यहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सेंस पता होना चाहिए कि करने क्या जा रहे हो, सिमिलैरिटी निकालनी है या डिफरेंट निकालना है आपको। चलिए 226, 290, 170, 360, ये भी बहुत ईजी लग रहा है। देखो ये 226 नहीं है, ये 225 प्लस 1 है, मतलब 15 का स्क्वायर लेके उसमें एक जोड़ा गया है। 15 का वर्ग 225, एक जोड़ दो 226। अब ये क्या है, 290। 290 तो देखो भाई कुछ नहीं होता, 290 होता है, मतलब कि अगर मैं इसमें एक कम कर दूं तो 15 का वर्ग बन रहा है। अगर मैं इसमें एक कम कर दूं तो 289 क्या बनेगा, 17 का वर्ग बनेगा। देखो 17 का वर्ग लेके एक जोड़ दो, 290 बन जाएगा, 299, मतलब 289 प्लस 1 290 हो गया। इसको भी देखो क्या है, ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 है, 169 और एक 170 हो गया। बट यहां अगर मैं बात करूं 360, इसमें एक कम करके देखो, क्या 359 एक परफेक्ट स्क्वायर है, संपूर्ण वर्ग? बिल्कुल नहीं। 361 होता है, वो भी क्या होता है, 19 का स्क्वायर। बट यहां पर 19 का वर्ग लेके एक कम किया गया। बाकी ऑप्शंस में वर्ग लेके एक जोड़ा जा रहा है, बट यहां पर एक कम किया गया, तो डिफरेंट कौन सा हुआ, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए यहां पर भी देखिए क्या है, सेम वही बात आती है, 125। अब मुझे यहां से रियलाइज हुआ 513 से एक लॉजिक, ये अलग ही नंबर घूम रहा होता है कहीं ना कहीं, जहां कहीं भी आपके पास घन अवेलेबल हो या परफेक्ट क्यूब अवेलेबल हो। मोस्ट ऑफ द टाइम 8 का क्यूब का लिंक देके पक्का क्वेश्चन दे ही दिया जाता है। 8 का घन कितना होता है क्यूब, 512 में एक जोड़ दें तो 513 आ गया। इसी तरह 217 में 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का घन कितना हुआ, 216 में एक जोड़ दो 217 आ गया। ये क्या है, ये 5 का क्यूब प्लस 1 हो गया, 125 और एक 126 हो गया। बट 284 की अगर मैं बात करूं,
इसमें अगर मैं एक कम कर दूं तो कितना आ जाएगा 483, बट 483 किसी का घन है ही नहीं। 284 की बात करें तो ये संपूर्ण वर्ग है किसका, वो भी 22 का। तो ये मेरा ऑप्शन जो है वो एक डिफरेंट ऑप्शन है, इसलिए आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 324, 194, 254, 461। चले जी ध्यान से देखिए, अगर इन सभी को आपस में फिर से कंपेयर करें तो देखो क्या बन रहा है। अब ये देखिए, ये 16 का स्क्वायर -2, 16 का स्क्वायर 256 में 2 कम कर दो। ये 14 का स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर 196 में 2 कम कर दो। फिर ये क्या हो रहा है -2, मतलब इसमें 2 जोड़ दें, मतलब 463 स्क्वायर बनना चाहिए। जैसे इसमें 2 जोड़ दें 16 का वर्ग बनेगा, इसमें 2 जोड़ दें 14 का वर्ग बनेगा, इसमें 2 जोड़ दें 463 वर्ग नहीं है, इसमें 2 जोड़ दें 326 भी वर्ग नहीं है। तो ये लॉजिक तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि क्लासिफिकेशन कहती है 4 में से 3 के अंदर सेम कैटेगरी या सेम रूल फॉलो होना चाहिए। तो कुछ और सोचिए। अब सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो 324 है, ठीक है, 324 जो है वो सारा ये क्या है, ये वर्ग है 18 का, 18 का स्क्वायर है। सिर्फ यही इकलौता ऑप्शन है जो आपको एज अ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में अवेलेबल है, बाकी ऑप्शन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, समझ में आ रही होंगी चीजें। बढ़े आगे, 110, 105, 72 और 90। अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 लॉजिक लग रहे हैं वैसे देखा जाए। पहला लॉजिक क्या लग रहा है, 72 को छोड़ के 72 को छोड़ के बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं ए बी और डी, ये 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल है। देखो 110 भी 5 से डिवाइड हो सकता है, 22 आ जाएगा। 105 भी 5 से डिवाइड हो सकता है, 21 आ जाएगा। 90 भी 5 से डिवाइड हो सकता है, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 72 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। पहली प्रायोरिटी में आप सी ऑप्शन मार्क कर सकते हो। बट इसमें एक और लॉजिक भी लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है, ध्यान से देखिए। या तो आप रूल फॉलो कर लो n² + n का, या तो आप रूल फॉलो कर लो n² - n का। दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हो। मतलब जिस नंबर का आप वर्ग लोगे वही नंबर आप माइनस करोगे। जैसे कि अगर मैं 110 की बात करूं, 110 को मैं 2 तरीकों से लिख सकता हूं। मैं 10 का स्क्वायर + 10 भी लिख सकता हूं, मतलब जो नंबर का वर्ग लिया वही नंबर जोड़ दिया। या मैं इसे 11 का स्क्वायर -11 भी ले सकता हूं, जो नंबर का वर्ग लिया वही नंबर मैंने माइनस कर दिया। देखो 100 में 10 जोड़ो 110, 121 में 11 कम करो तो भी 110 ही आ रहा है। यही चीज यहां पर भी फॉलो हो रही है। देखो 72 के साथ भी, चाहे आप 8 का स्क्वायर लेके 8 जोड़ दो 64 और 8 72, या तो आप 9 का स्क्वायर लेके 9 कम कर दो 81 में, सॉरी हाँ 81 में 9 कम करो तो भी 72 आता है। मतलब चाहे स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस n कर लो, चाहे n का स्क्वायर -n कर दो, दैट्स अप टू यू। वो चीजें दिखनी चाहिए आपको। बेसिक चीजों को हमेशा प्रेफरेंस में लेके चलो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। 90 की बात करें तो ये क्या है 90, ये 10 का स्क्वायर, या चलो पहले एडिशन में चल रहा है ना लॉजिक, तो उसको फॉलो करते हैं। देखो 9 का स्क्वायर +9, जिस नंबर का वर्ग लिया वही नंबर ऐड कर दिया, 81 और 9 90 हो गया। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर -10, 100 - 10 भी कितना हो गया हमारे पास, 90 ही हो गया। ओके, तो 105 मेरा डिफरेंट है, तो यही मेरा आंसर हो गया। ये 10 का स्क्वायर +5 आ रहा है, या 11 का स्क्वायर -16 आ रहा है, तो कोई तुक तो बनता ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। अगर आपके सामने ये भी लॉजिक आए कि 5 के मल्टीपल है, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप इससे भी मार्क कर सकते हो। मतलब अगर अलग अलग लॉजिक लगे तो वैसे तो स्किप करके आओ क्वेश्चन। तो सिंगल क्वेश्चन में अगर अलग अलग लॉजिक लगाने भी आते होंगे तो ये चीजें रियलाइज होंगी ना। अदरवाइज अगर आपने सोच ही यही लिया कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, आप तो इससे कोई आंसर ठोक के आओगे। ठीक है, तो फिर वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो बताएगा ये सही है या गलत है। ओके, तो पहली बात ऐसा नहीं होगा, सिंगल लॉजिक के ऊपर ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन अवेलेबल होगा। ठीक है, तो घबराइएगा मत। नेक्स्ट देखिए 58, 36, 24, 48। अब ये देखो, ये 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 का स्क्वायर -1, 24 5 का स्क्वायर -1, 58 के अगला नंबर स्क्वायर नहीं है, 36 खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए यहां पर क्या चीजें फॉलो अप हो सकती हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, संपूर्ण वर्ग नहीं है, बिल्कुल लग सकता है। बट इन चीजों से थोड़ा साइड हो,
आसान आसान चीजें सोचोगे ना, क्वेश्चन एग्जाम में टफ आ गया और इन पे ऊपर बेस्ड ना आया, फिर तो बैठे रह जाओगे। कुछ लॉजिक लगाओ, लॉजिकल एबिलिटी इंक्रीज करो, अलग अलग लॉजिक लगा के। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि आपकी लॉजिकल एबिलिटी इंक्रीज हो। मॉक टेस्ट थोड़ा दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो अभी के लिए चैप्टर वाइज। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक और चीज आपको रियलाइज हो रही है। अगर मैं सिर्फ डिजिट्स का ही यहां पर रेफरेंस लेके चलूं, यहां पर जो हर नंबर का सेकंड डिजिट है, दूसरा अंक है, वो क्या है? ट्वाइस है, 2 गुना है। किसका 2 गुना है? पहले अंक का, फर्स्ट डिजिट का। देख लीजिए चाहे ध्यान से, यहां पर अगर मैं 4 की बात करूं, दूसरा अंक 4 है, पहला अंक क्या है? 2, तो 4 2 का डबल है, यहां 6 3 का डबल है, यहां 8 4 का डबल है। दूसरा अंक पहले का डबल निकल के आ रहा है, तो डिफरेंट कौन सा आ रहा है हमारे पास? ए ऑप्शन। ओके जी। नेक्स्ट, 3 डिजिट के नंबर अब शुरू हो गए, ठीक है। तो 3 डिजिट के नंबर देख के घबराना नहीं है, उस केस में हमेशा आप प्रायोरिटी क्यूब्स का रेफरेंस लेके कर सकते हो। तो चलो जी, यहां पर क्या बन रहा है? अगर मैं पिछले क्वेश्चन के थ्रू ही देखूं, क्योंकि क्यूब्स तो हो ही नहीं सकते, क्यूब किस किस का घूम सकता है यहाँ पर? 10 का क्यूब हो सकता है या 9 का क्यूब हो सकता है, क्योंकि 729 से ऊपर की वैल्यू है, तो 9 का क्यूब भी कितना है काम कर लेगा। वैल्यू सारी की सारी मिलती जुलती हैं, तो डिजिट्स को यूज करो। अगर मैं सभी के सभी डिजिट्स को आपस में ऐड कर दूं, देखो 9 और 5 14 और 4 कितना हो गया? 18, 8 और 7 15, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स ले रहा हूं, 9 8 17 और 1 कितना हो गया? 18 हो गया। 8 5 13 और 3 कितना हो गया? 16। लो भाई, इसमें 18 था सम ऑफ डिजिट्स, इसमें 18 था, इसमें 15 और इसमें 16 हो गया। क्या बात बनी? तो रूल तो यही कहता है ना क्लासिफिकेशन का, कि 3 एक ही रूल को फॉलो करेंगे, एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे। यहां पर तो 3 अलग अलग हो गए, 18 18। अगर ये भी 18 होता तो मैं इसे मार्क कर देता। ये हो सकता है लॉजिक कि जब हम सम ऑफ डिजिट्स ले रहे हैं ना, तो सी ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन में जो सम ऑफ डिजिट्स है, अंकों का जो योग है, सम ऑफ डिजिट्स जो है, वो एक इवन नंबर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक सम संख्या बन के आ गया है। इसे मैं डिजिटल सम नहीं बोल रहा हूं, इसे सम ऑफ डिजिट्स बोल रहा हूं। डिजिटल सम और चीज है। डिजिटल सम पता क्या होता है? जैसे 8 और 1 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 5 और 1 6। मतलब किसी भी सबसे बड़े से बड़े नंबर को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, दैट इज डिजिटल सम। जैसे मैं कहता हूं 786 आ गया, 8 7 15 और 6 21। तो ये मत कहना कि 21 इसका डिजिटल सम है। इसको फर्दर ऐड ऑन करो, 2 और 1 कितना हो गया? 3। मतलब इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 3। ये डिजिटल सम है, ये सम ऑफ डिजिट्स है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो पहला लॉजिक तो आपको पता चल गया, बट यहां पर जो है एक और लॉजिक भी काम कर रहा है। क्या लॉजिक काम कर रहा है? ध्यान से देखिए। अगर मैं इसके अलावा बात करूं, पहला लॉजिक तो ये हो गया, अप टू यू कि अगर आपको लगता है कि ये आंसर है तो ऐसे लॉजिक मार्क कर दो। बट अगर मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूं तो मेरा लॉजिक डिफरेंट होगा, ठीक है। क्या लॉजिक होगा फिर यहां पर मेरा? अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, तो जो दूसरे और तीसरे डिजिट का जोड़ है वो पहले के बराबर है। ध्यान से देखिए, पहला अंक यहां पर क्या है? 9। तो 954 में 9 जो है वो अगले 2 डिजिट्स 5 और 4 को ऐड करके आ रहा है, ये देखिए। इसी तरह यहां पर भी देखिए, यहां पर 9 जो है वो 8 और 1 दोनों अंकों को ऐड करके आ रहा है। यहां पर भी देखिए, यहां पर 8 जो है वो 5 और 3 को ऐड करके आ रहा है। यहां पर देखिए 8 जो है वो 7 और 0 को ऐड करके 7 आना चाहिए, बट यहां तो 8 गिवन है आपको, तो ये मेरा डिफरेंट है। मतलब कि दूसरा लॉजिक यहां पर क्या फॉलो हुआ कि फर्स्ट डिजिट जो है वो सेकंड और थर्ड डिजिट का क्या है? सम है, योग है। ओके है जी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है, अलग अलग लॉजिक हमेशा अप्लाई करना प्रैक्टिस के दौरान। ये चीजें पक्का काम आएंगी आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपका माइंड भी उसी हिसाब से काम करेगा ना कि हाँ ये चीज नहीं अप्लाई हुई, चलो एक दूसरी लॉजिक लगा के देखता हूं मैं, ठीक है। तो लॉजिकल एबिलिटी इंक्रीज होगी तो रीजनिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी आपकी। नेक्स्ट देखिए, 223 413 601 340। अब फिर से वही बात आती है, आपको अगर क्यूब्स का कनेक्शन नहीं पता चल रहा तो सिंपली आप डिजिट्स को यूज कर लो। क्यूब्स का कनेक्शन वैसे हो सकता है, बट वो इस पे ही लग रहा है बस। 7 का क्यूब -3, 7 का घन कितना होगा? 343 में 3 कम कर दो 340, और तो किसी में एप्लीकेबल ही नहीं है। फिर डिजिट्स को यूज करो। अगर मैं तीनों को ही ऐड कर दूं, 3 2 5 और 2 कितना हो गया? 7। सम ऑफ डिजिट्स आया 7। 6 0 1 तीनों का जोड़ कितना आ गया? 7। 3 4 0 तीनों का डिजिट्स सम कितना आ गया? 7।
इधर कितना आ रहा है, 8 बन रहा है, तो मेरा डिफरेंट आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। क्योंकि सी ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन के अंदर जो सम ऑफ डिजिट्स हैं, अंकों का जो योग है वो क्या आ रहा है, 7 के बराबर। तो क्लासिफिकेशन की सेंस भी फॉलो हो रही है कि 4 में से 3 एक ही रूल को फॉलो करेंगे, एक डिफरेंट होगा, उसी को तो आपको टारगेट करना है। तो ये मेरा विषम हुआ, भिन्न, ओड वन आउट। नेक्स्ट 198, 165, 132, 177। चलो जी, इसमें क्या फॉलो हो सकता है लॉजिक? हाँ जी, ये देखो, ये 14 का स्क्वायर प्लस 2 है, ये क्या है फिर, ये 12 का स्क्वायर माइनस 12, ये 11 का स्क्वायर प्लस 11, ये क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 4। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं बन रही ना, अलग अलग ही लॉजिक निकल के आ रहे हैं। ये 13 का स्क्वायर प्लस 8 हो गया, अलग अलग चीज़ें हैं। देखो कुछ और सोचो, अगर मैं डिजिट्स को यूज़ करूँ तो देखो 9 और 8 17 और 1 18, 6 और 5 11 और 1 12, 7 7 14 और 1 15, 3 और 2 5 और 1 7। ये भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं बन रही। ओके, अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पर रियलाइज़ हो रही है कि अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले और तीसरे डिजिट को आपस में जोड़ दूं तो वो दूसरे डिजिट के बराबर होगा, सेकंड डिजिट के बराबर होगा। देखो 1 और 8 आपस में जोड़ दो 9 बन गया, 1 और 5 आपस में जोड़ दो तो वो 6 बन गया, 1 और 2 आपस में जोड़ दो तो 3 बन गया। इधर 1 और 7 आपस में जोड़ेंगे तो इस 7 की जगह क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। तो ये मेरा ऑप्शन डिफरेंट हुआ। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन में जो दूसरा अंक है वो पहले और तीसरे अंकों के योग के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट, अब 4 अंकों के नंबर्स आ गए, ठीक है, 4 अंकों के नंबर आ गए। अब बिल्कुल ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाला क्वेश्चन है। कैसे? ए ऑप्शन आंसर, क्योंकि इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं बी, सी और डी ऑप्शन, इन तीनों के तीनों ऑप्शन में सिर्फ विषम संख्याएं या विषम अंक ही यूज हो रहे हैं, ऑड डिजिट्स। सिर्फ इकलौता ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारी की सारी सम अंक जो हैं वो यूज हुए हैं। देखो 2 4 6 8 सम संख्या है ना सारी, ये सारी की सारी विषम संख्याएं बोल दो, ये सारे का सारा विषम अंकों का एक समूह बना हुआ है। तो ये ऑप्शन डिफरेंट हुआ। नेक्स्ट 2105। अब ये देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी कैंडिडेट इसे स्किप करके आए हैं। देखो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्यूब्स की फॉर्म में इतना ज्यादा नहीं जाना कि आपको 20 25 30 तक क्यूब याद करने हैं। अगर आप क्यूब्स का कनेक्शन लेके भी चल रहे हैं ना, देखो परफेक्ट स्क्वायर संपूर्ण वर्ग जो है एग्जाम में आप कितने तक याद करके जाओ, ज्यादा से ज्यादा 30 तक। परफेक्ट क्यूब संपूर्ण वर्ग याद करने हैं तो ज्यादा से ज्यादा 12 तक करके जाओ, इससे ऊपर जरूरत नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम 15, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना। अब ये देखो ये किसी के क्यूब्स नहीं है, घन नहीं है। इसमें पता है सिंपल सा लॉजिक क्या लग रहा है? अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं 2 1 0 5, ये है, पहले और आखिरी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। पहला डिजिट है 2, आखिरी डिजिट है 5, 2 5 कितना हुआ 10। मतलब के पहले और चौथे अंक का जो प्रोडक्ट है, गुणांक है, वो मिडल में एग्जिस्ट कर रहा है या मिडल में रखा गया है। इसी तरह बी ऑप्शन में भी देखो, ठीक है, यहां पर देखो ये है 6 और ये है 7, 6 और 7, तो 6 और 7 का अगर प्रोडक्ट करोगे तो दोनों को गुणा करके कितना आना चाहिए 42, बट आपको वो देखो क्या गिवन है 45 गिवन है, तो ये डिफरेंट लग रहा है। बट यहां पर ये रूल फॉलो हुआ, ठीक है। अब ये मैं आपको दूसरा ड्रॉबैक बताने जा रहा हूं, चलो बारी आ ही चुकी है तो लगे हाथ इसको भी निपटा लेते हैं। अब एक लॉजिक ये फॉलो हुआ कि पहले और आखिरी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों का प्रोडक्ट सेंटर में लिख दिया। एक तो ये लॉजिक हुआ। क्या इससे मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा लिखा होगा कि ये रूल किस में फॉलो हो रहा है वही आपका आंसर है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। अब इससे थोड़ा पता चलेगा ये मेरा आंसर है। दूसरा ड्रॉबैक क्या रहता है क्लासिफिकेशन में, जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो, आपने एक में लॉजिक देख लिया, औरों में भी तो देखोगे, ठीक है, वैसे सभी में ही फॉलो होता है। कभी भी एक ऑप्शन को रिकॉग्नाइज करने से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, कम से कम 2 ऑप्शंस तो आपको पक्का देखने पड़ेंगे। मैंने ए ऑप्शन को रियलाइज किया, पहले और आखिरी डिजिट का प्रोडक्ट सेंटर में लिखा, इसमें डिफरेंट लॉजिक लगा, इसमें भी डिफरेंट लॉजिक लगा। क्या लॉजिक लगा? इसमें पहले और आखिरी डिजिट का जब प्रोडक्ट किया गया उसमें 3 बढ़ा दिया गया, ये भी हो सकता है, लॉजिक वैलिड है।
अब या तो मेरा आंसर ये होगा या तो मेरा आंसर ये होगा, वो कैसे पता चलेगा? सी ऑप्शन से। तो कम से कम 2 ऑप्शन तो आपको देखने पड़े। तो पहला ड्रॉबैक क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक ही सिंगल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमारे मल्टीपल लॉजिक्स फॉलो करते हैं। लॉजिक्स मल्टीपल होंगे, आंसर वेरी करेगा। बट कई बार क्या होता है, एक ही सिंगल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमें जरूरी नहीं है कि पहले ऑप्शन से ही आंसर मिल जाए, कम से कम आपको 2 ऑप्शंस तो पक्का देखने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो जाता है चैप्टर। ओके, अब देखो कैसे पता चलेगा। तो 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इस रूल को फॉलो करेंगे कि पहले और आखिरी का प्रोडक्ट मिडल में रख दिया। 4 में से 3, बैंकिंग में ज्यादा किया हुआ है ना मैंने क्लासिफिकेशन, तो 5 आ रहा है मुंह में। 4 में से 3 ऐसे होंगे जो इस रूल को फॉलो करेंगे जिसमें पहले और तीसरे को प्रोडक्ट लेके उसमें 3 जोड़ दिया गया। तो कैसे पता चलेगा ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन आंसर है? वो तीसरे से पता चलेगा। अब देखो 4, 3, 2, 8, पहले और चौथे को आपस में गुणा कर दो। 8 चौके कितना हो गया? 32। मिडल में रखा गया, मतलब जो रूल यहां पर था वही सेम रूल यहां पर है। तो डिफरेंट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। यहां पर भी देख सकते हैं 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है जी, चलो अब ये तो थी हमारी पहली कैटेगरी जिसमें आपको 4 अलग अलग नंबर्स गिवन थे और उसी पे बेस्ड आपको आंसर बताना था। अब ये भी कैटेगरी बनती है एक आपकी नंबर क्लासिफिकेशन के बीच में। अब इसमें होगा क्या कि आपको ऐसे पेयर्स की फॉर्म में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे या संख्याएं दी जाएंगी। अब यहां पर पेयर की फॉर्म में आ गया, वहां पर क्या था, एक सिंगल नंबर था, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, या सिंगल डिजिट का, 4 डिजिट का, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर पेयर की फॉर्म में आपको रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। तो मतलब 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन फिगर आउट करना है जो 3 में सेम फॉलो हो रहा हो, 1 में डिफरेंट हो। तो इक्वेशन किस तरह से दी जाएगी, ये भी काफी मेजोरिटी में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जितने भी आप आगे चल के आपको क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट, उसमें आपको 4 संख्या युगम दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं संख्याओं के। आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर, जिनमें से 3 जो हैं वो सेम ही रूल को फॉलो करते हैं, एंड 1 इज डिफरेंट, और एक भिन्न भी है। सिलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट, उस संख्या युगम को चुनिए जो भिन्न हो। सिंपल सी बात है, ऑड वन आउट निकालना है, बट यहां पर पेयर की फॉर्म में अवेलेबल है, नंबर्स के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर हाइफन का साइन लग गया, कई बार कॉलन भी दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है, एंड भी दिया जाएगा, 48 एंड 67 ये 2 में गिवन हो गया, 31 एंड 50 किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। पर आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है वो कौन सी चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए अगर मैं 48 और 67 में दोनों में डिफरेंस लूं, 20 जोड़ दो 68, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? 19 का। दोनों को माइनस कर दिया मैंने, या बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया। यहां पर भी देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 19 का आ रहा है। ठीक है, 60 और 77 इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 17 का आ रहा है। इन दोनों में देखो 67 में 20 जोड़ेंगे 87, 87 एक कम करेंगे, यहां पर भी कितने का आ रहा है? 19। तो ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। यहां पर बी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी नंबर पेयर्स के बीच में जो दोनों नंबर्स अवेलेबल हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है हमारे पास? 19 का। इकलौता सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें यहां पर दोनों नंबर्स में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 17 का। नेक्स्ट देखिए, अब 50, 80, 35, 56 लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। हम यहां पर ये लॉजिक रख सकते हैं, सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों संख्याएं 5 के मल्टीपल में हैं, बाकी संख्याएं में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो 5 के मल्टीपल में है। एक तो ये लॉजिक हुआ, बट इतना इजी नहीं सोचेंगे, कुछ और देखिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 50 और 80 की बात करूं, इनकी जो रेशो है वो 5:8 है। मतलब मैंने इनमें से कॉमन मल्टीपल निकाल लिया 10, या 10 से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो रेशो क्या बनी? 5 और 8। यहां पर कॉमन मल्टीपल दोनों का कौन सा निकल सकता है? 7 निकल सकता है। देखो दोनों को 7 से डिवाइड करो तो भी यहां पर जो अनुपात है दोनों संख्याओं का वो कितना आया? 5:8। समझ में आ रहा है? डिफरेंट वे में लॉजिक मिला कि पहले और दूसरे ऑप्शन में दोनों संख्याओं के बीच में जो अनुपात था वो 5:8 का था। यहां पर कॉमन मल्टीपल कौन सा निकल सकता है? 9। 9 5 45, 8 9 72। ठीक है, यहां पर भी 5 8 लगा। पर इधर बात करें तो ये कौन से टेबल पे जाएगा? 6 पे। 6 5 30, 9 6 54। डी ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन में जो
दोनों संख्याएं हैं उनका अनुपात आपको 5:8 अवेलेबल है, रेशो 5:8 है, डी में 5:9 बन रहा है, तो ये मेरा डिफरेंट हुआ। नेक्स्ट देखिए 15, 23, 17, 33, 11, 24, 19, 27। चलिए क्या लॉजिक लग सकता है इसमें। 15 में 8 जोड़ दो 23 आ जाएगा, 17 में 16 जोड़ दो 23 आ जाएगा, 11 में 13 जोड़ दो 24 आ जाएगा, 19 में 8 जोड़ दो 27 आ जाएगा। क्या लॉजिक लगा, ये देखो इधर 8 जुड़ रहे हैं, इधर भी 8 जुड़ गए, मान लिया इधर 16 जुड़ रहे हैं, ठीक है, इधर कितने जुड़ रहे हैं 13। ये लॉजिक लग सकता है कि इसको छोड़ के बाकी तीनों में जो डिफरेंस है ना वो 8 या 8 के मल्टीपल का है। एक तो ये लॉजिक हुआ, कुछ और लग सकता है लॉजिक, बिल्कुल लग सकता है। देखिए अब अगर मैं यहां बात करूं ए ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी की, ये देखो जितने भी पेयर्स हैं उनमें क्या है, जो पहली संख्या है, ये देखो पहली संख्या क्या है, एक प्राइम नंबर है। 11 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर है। ये सभी पेयर्स में बी, सी और डी ऑप्शन में पहली संख्या जो है एक अभाज्य संख्या है, बाकी जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। 24 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 27 भी और 33 भी। इकलौता ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहला कॉम्पोजिट नंबर है और दूसरी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, तो जहां आपको पॉजिटिव वाइब्स आए प्रैक्टिस के दौरान आपको पता चलेगा, आंसर्स भी अपने मैच करोगे ना तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि मुझे कौन से लॉजिक अप्लाई करने हैं और किसको पहले प्रायोरिटी देनी है। हालांकि प्रायोरिटी वाला ऐसा कोई रूल होता नहीं है, जो भी आपको सिखाता है आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि पहले इसको प्रायोरिटी दो, इसको प्रायोरिटी दो। वो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन की सेंस के ऊपर और एग्जाम के लेवल के ऊपर भी। ठीक है, नेक्स्ट 15, 46, 12, 37, ये तो बहुत ईजी है। देखो डायरेक्ट मल्टीपल्स ही मिल रहे हैं मुझे कि 15 को अगर मैं 3 गुना कर दूंगा और उसमें 1 जोड़ दो तो 46 बना, 15 3 45 और 1 46 हो गया। यहां पर भी देखिए 12 को अगर मैं 3 गुना कर दूंगा, 12 3 36, उसमें 1 जोड़ दो तो 37 भी बन गया। सेम लॉजिक फॉलो हुआ। यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है, 9 का अगर मैं 3 गुना कर दूंगा और 1 जोड़ दूं 27 और 1 28, बिल्कुल वैलिड है। बट अगर मैं इधर बात करूं 8 से 33 तक, 8 को 4 से गुना करके 1 जोड़ूंगा तो 33 आएगा। मतलब के डी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन में पहली संख्या का 3 गुना करके उसमें जोड़ा गया था 1, पर डी ऑप्शन में पहली संख्या का 4 गुना करके 1 जोड़ा गया, इसलिए डिफरेंट आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत सिंपल है, बी ऑप्शन आंसर। इसे छोड़ के बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं सभी आपको प्राइम नंबर्स के पेयर अवेलेबल हैं, अभाज्य संख्याओं के। 29, 31 दोनों प्राइम हैं, अभाज्य संख्याएं। 37 और 61 भी, 41 और 73 भी, सारी अभाज्य संख्याएं हैं। बट बी ऑप्शन में एक आपको ये देखो कॉम्पोजिट नंबर अवेलेबल है या परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल है। ठीक है, 15, 325, 11, 242, 10, 200, 13, 338। 10 200 को पहले यूज करें। देखो 20 गुना हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी नंबर के अंदर यूनिट प्लेस 0 नहीं है। एक काम हो सकता है, अगर मैं 10 का स्क्वायर करके इसका डबल कर दूं तो 200 बना सकता हूं। मैंने 10 से 200 क्रिएट कर दिया और कुछ नहीं किया। 100 का डबल कर दिया, कितना आ गया, 200 आ गया। यहां पर भी करके देखो, 11 का स्क्वायर करो, कितना आ गया, 11 का स्क्वायर 121। 121 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 242। बिल्कुल ठीक है। देखो मैंने बी और डी में क्रॉस चेक किया, जो पहली संख्या है उसका वर्ग ले लिया, वर्ग लेने पे उसका डबल कर दिया। यहां पर भी देखिए 13 का वर्ग ले लो, कितना हो गया, 169। अब 169 का फर्दर डबल करें, 16 दूना 32, 9 दूनी 18, 338 बिल्कुल अवेलेबल है। देखो ये फिर डिफरेंट होगा मेरे पास। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। अगर मैं इसका डबल करता तो 450 आंसर होना चाहिए था, ये तो 325 है, इसलिए ये मेरा डिफरेंट हुआ। चलिए 715, 11, 260, 4, 310, 5, 845, 13। चलो जी, कैसे हो सकता है, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है। एक काम कर सकते हैं, डिवाइड करके देख लो। 3 नंबर वाली संख्या है, एक 2 डिजिट वाली सिंगल डिजिट भी है, तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं पहली संख्या को दूसरी से। ये देखो 715 को देखो 11 का मल्टीपल था, इसलिए मैंने डिवाइड का ऑप्शन चूज किया। कितना आएगा डिवाइड करने में, 65। कर सकते हो आप डिवाइड, 11 6 66, 5 बचा, 11 5 55। ठीक है, 65 आ गया।
ये तो हुआ मेरा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए, 260 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना आ गया, 6 चौक 24, 6 5, ये भी देखो सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। पहला नंबर दूसरे का मल्टीपल है और डिवाइड होने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 65। ए में भी आया, बी में भी आया। चलो सी ऑप्शन देखते हैं। 310 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 30, 5 दूनी 10, इधर 62 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। यह आंसर तभी होगा अगर यहां पर आंसर 65 आया, इधर आंसर 65 आया, तो इधर भी 65 आना चाहिए। तो इसको क्रॉस चेक जरूर करना। अगर इसमें वेरी किया ना आंसर, तो फिर ये लॉजिक गलत होगा। इसको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि 4 में से 3 सिमिलर रूल को फॉलो करेंगे ना। चलो 13 6 78 हो गया, 13 5 65, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका डिफरेंट हुआ, क्योंकि वहां पर दूसरे नंबर से पहले नंबर को डिवाइड करने पे रिजल्ट कितना आ रहा है, 62। नेक्स्ट देखिए, 35 49, 24 64, 25 54, 72 36। कुछ रियलाइज हुआ? बिल्कुल हो गया। यहां पर हर ऑप्शन के अंदर जो दूसरी संख्या है वो संपूर्ण वर्ग है, बट यहां पर पहली संख्या संपूर्ण वर्ग है। सी ऑप्शन आंसर हो गया। बाकियों में देख लो, दूसरी संख्या ही आपको परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल है। ठीक है, और तो नहीं लग रहा कुछ? नहीं, और कोई लॉजिक नहीं लग रहा है यहां पर। हाँ बिल्कुल सही है। या अगर डिफरेंस लेके देखते तो डिफरेंस लेके भी नहीं होएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका 14 का डिफरेंस, ये 40 का, 14 40 फिर 36, कुछ भी हो सकता है। लॉजिक यहाँ पर ये भी लग सकता था, वैसे है तो बेतुका ही कि सारे ऑप्शंस में डी को छोड़ के दूसरी संख्या पहली से बड़ी है। लॉजिक लग सकता है, देखो डिफरेंट ही तो ढूंढना है। 72 36 से बड़ा है, मतलब पहली संख्या दूसरी से बड़ी आ रही है यहाँ पर, बाकियों में दूसरा पहले नंबर से बड़ा आ रहा है। चलो यहाँ पर देखिए, सभी ऑप्शन में पहली संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमें टारगेट करना है। देखो क्या हो सकता है, इन दोनों में तो पहले डिफरेंस देख लो, उसी सही होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में पहली संख्या तो परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल ही है। 64 में कितना जोड़ेंगे, 24 मान लिया। 36 में कितना जोड़ेंगे, 18 मान लिया। 49 में कितना जोड़ेंगे यहाँ पर, 26 36। 81 में कितना जोड़ेंगे, 9। अब देखिए ध्यान से, यहां एक लॉजिक लगा कि ए ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन में जितना भी दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस आया ना, वो 9 या 9 का मल्टीपल है। देखो 36 भी 9 का मल्टीपल है, 18 भी 9 का गुणाक है, 9 तो 9 का गुणाक है ही है। अब कुछ और भी सोच सकते हैं, देखो एक और चीज फॉलो हो सकती है यहां पर। देखो आपका डी ऑप्शन भी आंसर बन सकता है। एक तो ये लॉजिक हो गया कि ए ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि इसके अलावा बाकी सभी में जो डिफरेंस आ रहा है दोनों संख्याओं में, वो 9 के मल्टीपल में आ रहा है। एक लॉजिक और भी फॉलो हो रहा है। मुझे 24 से एक चीज रियलाइज हुआ कि जब हम 64 से 88 तक जा रहे थे, तो मैंने क्या किया, 64 के अंकों का प्रोडक्ट ले लिया। 6 चौक 24, रिजल्ट 24 आ गया ना, तो मैंने इस 24 को 64 में जोड़ दिया, तो कितना आ गया मेरे पास, 88। वैलिड है ना रीजन? देखो मैंने क्या किया, मैं बी ऑप्शन में आ रहा हूं, 36 जो पहली संख्या है उसके अंकों का प्रोडक्ट ले लिया, 6 18। अब इसी 18 को मैंने 36 में जोड़ दिया, कितना आ गया, 54। ये देखो वैलिड है, ये बी ऑप्शन हो गया। इसी तरह सी ऑप्शन देखिए, पहली संख्या उठाई 49, इसके अंकों का जोड़ ले लो, कितना हो गया, 36। अब इसी 36 को पहली संख्या में जोड़ दो, ठीक है, कितना हो गया, 85। ये लॉजिक ज्यादा वैलिड लग रहा है। ठीक है, लॉजिक ज्यादा वैलिड लग रहा है, क्योंकि यहां पर 36 18 9 की सेंस तो पता चल रही है ना, वो कहां से कंक्लूड होके आ रही है, तो ये वाला लॉजिक ज्यादा वैलिड है। बट यहां पर इनमें प्रोडक्ट करोगे, 8 को 1 से गणोगे तो 8, तो 81 + 8 कितना होना चाहिए था, 89, बट ये 90 अवेलेबल है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अगर आपको रियलाइज हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या हो रहा है फॉलो। अब डबल ही देख के देखे, 56 से पहले से दूसरे नंबर तक अप्रोच करते हैं, मल्टीपल लेने पड़ेंगे। अगर मैं पहले ऑप्शन में 56 का डबल कर दूं, कितना आ जाएगा, 112। फर्दर 112 में कितने जोड़ दूं मैं, 6 जोड़ दूंगा तो 118 आ जाएगा। अल्टीमेटली मैंने 56 से 118 क्रिएट कर दिया। ठीक है जी,
चलो अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। 77 का डबल कर दो, 154, 162 तक जाना है, तो 162 तक जाने के लिए मुझे 8 ऐड करने पड़ेंगे। अब या तो मेरा आंसर ए ऑप्शन होगा या तो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें भी वेरी कर रही है चीज। इसमें प्रोडक्ट लेने के बाद 2 गुणा करने के बाद पहली संख्या को 6 जोड़ा जा रहा है, इसमें 2 गुणा करने के बाद पहली संख्या में क्या करा जा रहा है, 8 जोड़ा जा रहा है। तब दोनों में से कौन सा आंसर है वो तीसरा ऑप्शन बताएगा। चलो पहले 69 से 144 जाते हैं। पहले 69 का डबल कर दो, डबल करेंगे तो कितना हो गया, 138। 144 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करें, 144 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, 6। इसलिए रिजल्ट कितना आया, बी ऑप्शन। क्योंकि 4 में से 3 ए, सी और डी ऑप्शन में पहली संख्या का डबल करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें 6 जोड़ा जा रहा है। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, डी ऑप्शन भी। 47 का डबल कितना हो गया, 94। 94 में अगर 6 जोड़ दें तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 100। ठीक है जी, इसलिए बी ऑप्शन आंसर। चलो जी, ये थी हमारा कंसेप्ट लेक्चर 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो बहुत ही डिफरेंट लॉजिक थे जो हमने नॉलेजी में सीखे। इसी तरह आपको मिसिंग नंबर भी आएगा, उसमें भी नंबर्स का यूज़ होगा, उसमें भी आपको अलग अलग चीज़ें ही रिकॉग्नाइज होंगी। बस इन लॉजिक को माइंड में फिट कर लो कि ऐसे ऐसे भी आपको नंबर्स के साथ टैकल करना पड़ सकता है। अभी यहीं तक ही खत्म नहीं हुआ हमारे पास नंबर क्लासिफिकेशन का केस। अभी हमने सिर्फ कंसेप्ट लेक्चर सीखा है, ठीक है, चीज़ों का आइडिया लिया है कि कैसे कैसे लॉजिक अप्लाई करनी है। अब और भी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम इस एक्सरसाइज के अंदर। तो कोशिश कीजिए इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से सॉल्व करके देखो। पीडीएफ तो आपके पास ही है, पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद ही यहाँ पर सॉल्यूशंस पे आएगा। मिलते हैं जल्दी ही, टेक केयर।